मूवी की शुरुआत में हमें माइक को दिखाया जाता है। वो एक सोल्जर है जो अपनी गर्लफ्रेंड को एयरपोर्ट पर गुड बाय बोल रहा है। अपनी गर्लफ्रेंड को गुड बाय बोलने के बाद वो अपने नेक्स्ट मिशन के लिए हेलीकॉप्टर में निकल जाता है। अगले सीन में हमें माइक और उसके पार्टनर टॉमी को एक चट्टान पर दिखाया जाता है जो एक रेगिस्तान में है। वो अपने नेक्स्ट टारगेट का वेट कर रहे हैं। टॉमी बहुत बात करता है जबकि माइक एक सीरियस गाय है। वे दूसरी तरफ से बहुत सारे लोगों को पैदल व आर्म्ड व्हीकल में आते देखते हैं। माइक का टारगेट 65 साल का सईद आसिफ है। टॉमी माइक को गोली चलाने के लिए बोलता है। माइक रियलाइज करता है कि ये लोग यहाँ शादी में इकट्ठा हुए हैं। हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं जब ब्राइड और ग्रूम टारगेट के बीच में आ जाते हैं। टॉमी माइक को गोली चलाने के लिए बोलता है पर वो किसी इनोसेंट की जान नहीं ले सकता था और गोली नहीं चलाता। माइक अपने कमांड सेंटर को झूठ बोलता है कि उसने टारगेट मिस कर दिया है। माइक और टॉमी को एक गनमैन मिरर के रिफ्लेक्शन के कारण देख लेता है। दोनों तरफ से गोलियां चलती है। माइक का टारगेट वहाँ से भाग जाता है। माइक और टॉमी को भी वहाँ से भागना पड़ता है क्योंकि टारगेट के लोग माइक और टॉमी का पीछा कर रहे थे। भागते भागते उनका जीपीएस खराब हो जाता है। वो एक रॉक के पीछे छिप जाते हैं। जैसे ही वो टेररिस्ट माइक और टॉमी के पीछे आते हैं, माइक बड़ी चालाकी से उन्हें दूसरी डायरेक्शन में भेज देता है। उन लोगों से पीछा छुड़ाने के बाद ये अपने कमांड सेंटर पर कॉल करते हैं और उन्हें वहाँ से निकालने की बात करते हैं, पर उन दोनों को रेगिस्तान पार करके विलेज में आने के लिए बोला जाता है ताकि उन्हें वहाँ से निकाला जा सके। वो उस गर्मी में पैदल काफी दूर तक चलते हैं। टॉमी माइक को अपने बेटे की कहानियां सुनाकर एंटरटेन करता है। माइक चुप होता है और चलता जाता है। टॉमी माइक को बात करने के लिए बोलता है। तब माइक उसे बोलता है कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने में डर लग रहा है। टॉमी उसका मजाक बनाता है और बोलता है कि शादी शुरू में बहुत मुश्किल होती है पर समय के साथ सब सही हो जाता है। रेगिस्तान में चलते हुए हवा में उड़कर एक वार्निंग बोर्ड उनके पास आकर गिरता है। माइक वार्निंग साइन को देखकर सीरियस हो जाता है और उसे याद आता है कि पिछले 40 सालों में लगभग 33 मिलियन लैंड माइन्स बिछाए जा चुके हैं। टॉमी वार्निंग साइन को सीरियस नहीं लेता और बोलता है कि ये बस एक ट्रिक है जो दुश्मनों को दूर रखने के लिए अपनाई जाती है। माइक सीरियसली चलता जाता है जबकि टॉमी मस्ती में बैकवर्ड चलने लगता है और कुछ दूर चलता है। तभी एक क्लिक साउंड आता है और एक जोर का धमाका होता है। टॉमी का पैर एक लैंड माइन पर आ गया होता है। धमाके के कारण उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता। जैसे ही माइक टॉमी की मदद करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, उसे एक क्लिक साउंड सुनाई देता है और माइक वहीं फ्रीज हो जाता है। जैसे ही ब्लास्ट के कारण उड़ी रेत साफ होती है, माइक देखता है टॉमी ब्लास्ट से बच गया है पर उसकी दोनों टांगे धमाके में उड़ गई हैं। टॉमी दर्द में चिल्ला रहा है। माइक अपनी जगह से हिल नहीं सकता। माइक टॉमी को शांत करने की कोशिश करता है पर वो चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। माइक पेन किलर का इंजेक्शन लेने के लिए बोलता है जो सोल्जर्स अपनी फ्रंट पॉकेट में रखते हैं। टॉमी जैसे तैसे वो इंजेक्शन अपने आप को लगा लेता है। अपने दोस्त को पेन में देखकर माइक लैंडमाइन से अपना पैर हटाने की बात करता है और बोलता है ये लैंडमाइंस बहुत पुराने हो चुके हैं, शायद ये ना फटे। टॉमी उसको ऐसा करने से मना करता है और अपनी गन निकालता है और उसे बोलता है तुम्हें हर हाल में जिंदा रहना होगा और अपने सर में गोली मार लेता है। माइक हेल्पलेस होकर जोरों से चिल्लाता है। माइक वहाँ फंस चुका था। वो खड़ा खड़ा थक जाता है तो कुछ देर बाद वो अपने एक पैर के घुटने पर बैठ जाता है। वो रियलाइज करता है कि उसे टॉमी के पास पड़ी रेडियो उठानी होगी ताकि वो कमांड सेंटर बात कर सके। वो अपने जूते के फीते में एक कुल्हाड़ी बांधकर उसे खींचता है। उसे पता चलता है कि रेडियो की बैटरी डेड हो चुकी है और स्पेयर बैटरी टॉमी की फ्रंट पॉकेट में है। माइक ये देखकर निराश हो जाता है। वो दूसरे प्लान के बारे में सोचता है। अब वो बैटरी को सोलर पावर से चार्ज करता है। इसके बाद माइक अपने कमांड सेंटर पर बात करता है और उसे तुरंत वहाँ से निकालने की रिक्वेस्ट करता है। उसके सुपीरियर उसे बताते हैं कि लगातार रेतीले तूफान के कारण रेस्क्यू हेलीकॉप्टर अभी तुम तक नहीं भेजा जा सकता। यदि सब कुछ सही चला तो एक रेस्क्यू टीम तुम तक 52 घंटे में पहुंच जाएगी। माइक सुपीरियर के जवाब से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मेजर उसे लैंड माइन से तेजी से अपना पैर हटाने की बात बोलता है। वह बोलता है इससे तुम्हारा एक पैर चला जाएगा पर तुम्हारी जान बच जाएगी। माइक वहीं वेट करने का डिसाइड करता है और अपनी घड़ी देखता है। इसके कुछ देर बाद रेतीला तूफान आ जाता है पर वो बिना हिले वहीं डटा रहता है। स्ट्रॉम खत्म होने पर वो देखता है कि टॉमी की बॉडी उड़कर उसके पास आ गई है जिसकी पॉकेट में एक्स्ट्रा बैटरी थी, जबकि रेडियो उड़कर उससे दूर चली गई थी। समय बीतता है। माइक का पानी भी खत्म हो जाता है और वो बिल्कुल निराश हो जाता है। वो इतना निराश हो जाता है कि अपने आप को गोली मारने की सोच लेता है। तभी वो नोटिस करता है कि कोई जिगजैग पैटर्न में चलते हुए उसके पास आ रहा है। माइक उसे लैंडमाइन से सावधान करता है पर वो चलता रहता है और उसके पास आ जाता है। माइक उसे अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है पर वो आदमी माइक को उसका अगला पैर आगे बढ़ाने की बात बोलता है और उसकी वाटर बोतल लेकर वहाँ से रेगिस्तान में गायब हो जाता है। कम्प्लीटली डिहाइड्रेट होने के कारण माइक अपना पेशाब पीने की सोचता है। तभी वो नोटिस करता है कि एक छोटी बच्ची उसकी तरफ उसकी वाटर बोतल के साथ आ रही है। वो उसे बोतल देती है। वो बोतल पानी से भरी होती है। माइक पानी पीकर
देकर अपनी प्यास बुझाता है। वो लड़की कुछ नहीं बोलती पर वो अपने टॉय का यूज करते हुए माइक को कहती है कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। माइक उस लड़की को उसका रेडियो देने के लिए बोलता है पर लड़की को कुछ भी समझ नहीं आता। माइक उस लड़की पर चिल्लाने लगता है और वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। रात होने लगती है और तापमान कम होने लगता है। माइक वहाँ अपने आप को गर्म रखने के लिए आग जला लेता है। कुछ देर बाद उसे वहाँ जंगली जानवरों की आवाज सुनाई देती है। तभी वह अपना फोन निकालकर अपनी गर्लफ्रेंड के फोटो देखने लगता है ताकि उसका ध्यान बढ़ सके। उसे फोन में एक वीडियो मिलती है जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड कह रही थी कि वो उसके लिए वेट कर रही है। वो उस वीडियो में बोल रही होती है कि जल्दी बोर खत्म करो और वापस मेरे पास लौट आओ। माइक इसे देखकर इमोशनल हो जाता है। वो सोचता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से अब कभी भी नहीं मिल पाएगा। उसे नींद आने लगती है पर वो जगा रहता है क्योंकि आग बुझ चुकी होती है। उसे महसूस होता है कि जंगली जानवरों ने उसे घेर लिया है। वो उन जानवरों को अपनी बंदूक से डराकर भगाने की कोशिश करता है पर वो जानवर नहीं भाग। जानवर टॉमी की बॉडी को खींच कर ले जाते हैं। एक जानवर माइक की तरफ बढ़ता है। माइक उसे अपनी टॉर्च का इस्तेमाल करते हुए गोली मार देता है। गोली लगने से वो जानवर एक लैंड माइन पर गिरता है जिसके धमाके से दूसरे सभी जानवर भाग जाते हैं। अगली सुबह वो आदमी वापस आता है और माइक को कहता है कि तुम बहुत लकी हो जो अभी तक इस रेगिस्तान में अकेले जिंदा हो। वो फिर से माइक को आगे बढ़ने को बोलता है पर माइक ऐसा नहीं करता। माइक उसे कहता है मानो तुम्हें पता है कि माइंस कहाँ बिछे हैं इसलिए तुम एक जिगजैग पैटर्न में चलते हो। वो व्यक्ति बताता है कि मुझे नहीं पता लैंड माइंस कहाँ बिछे हैं। मैं ऐसे चलता हूँ क्योंकि ऐसा चलना सीधे चलने से ज्यादा सेफ है। माइक उसे दोबारा उसका रेडियो देने के लिए बोलता है। इस बार वो आदमी माइक को उसका रेडियो दे देता है। माइक टाइम देखता है। रेस्क्यू टीम को पहुंचने में अभी भी 24 घंटे बाकी थे। माइक को हेलुसिनेशन होने लगते हैं। उसे अपना दोस्त टॉमी दिखाई देता है जो उसे रेगिस्तान से जिंदा बाहर निकलने के लिए मोटिवेट करता है। रात होने लगती है और माइक को उसकी बहुत सारी गलतियां याद आने लगती है। वो सोचता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को अकेला छोड़कर इस मिशन पर नहीं आना चाहिए था। उसे महसूस होता है कि उसे फिर से जंगली जानवरों ने घेर लिया है। माइक उन जानवरों पर अंधेरे में गोली चलाता है पर वो जानवर माइक पर अटैक करते रहते हैं। माइक अपने ख्यालों में खो जाता है और उनसे लड़ता रहता है। जब सुबह होती है माइक देखता है कि उसने सभी जानवरों को मार दिया होता है। माइक उस रेगिस्तान में पिछले 45 घंटों से बिना डरे बिना हिले अकेला उस जगह पर खड़ा है। तभी उसके सीनियर का मैसेज आता है। वो उसे बताते हैं कि रेस्क्यू टीम तुम तक देरी में पहुंचेगी। उसका सीनियर उसे और 17 घंटे किसी न किसी तरीके से सरवाइव करने के लिए बोलता है। माइक बोलता है मैं और ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकता। तभी मेजर बोलता है तुमसे कोई बात करना चाहता है और वो माइक की बात जेनी से कराता है। जेनी माइक की गर्लफ्रेंड है। माइक जेनी से माफी मांगने लगता है और बोलता है मुझे तुम्हें वहाँ अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वो बोलता है मैं जो भी काम करता हूँ उसे बिगाड़ देता हूँ। उसके बाद वो जेनी को वहाँ एक रेगिस्तान में एक काउच पर बैठे हुए हेलुसिनेट करता है। वो उसे छूना चाहता है पर वो छू नहीं पाता। वो बिल्कुल हार मान लेता है और गिरने लगता है। तभी वो आदमी कहीं से आकर उसे पकड़ लेता है। वो आदमी माइक के जख्मों पर मरहम लगाने लगता है और बताता है कि उसने भी एक बार लैंड माइन पर पैर रख दिया था जिसमें उसने अपना एक पैर खो दिया था। वो बताता है कि मेरे एक पैर खोने पर मुझे ऐसा लगा मैंने लाइफ में सब कुछ खो दिया है। मेरे पैर खोने का दर्द तुरंत ही चला गया जब मैंने घर जाकर अपनी पत्नी और बेटी को देखा। वो बोलता है चाहे हमारी लाइफ में कुछ भी हो जाए हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। माइक उसे बताता है कि मैं भी लकी हूँ जो तुम्हारी बेटी मेरे लिए पानी लाई। माइक कहता है कि तुम्हारी बेटी की स्माइल बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। वो आदमी बताता है कि मेरी बेटी अब जिंदा नहीं है, वो एक माइंड एक्सप्लोजन में मारी गई। वो उसे बताता है कि हम लोग लैंड माइंस को निकालकर उसकी जगह टिन कैन रख देते हैं और लैंड माइंस को बेच देते हैं। माइक ये सुनकर दंग रह जाता है। वो व्यक्ति उसे कहता है कि मैं खुश हूँ कि मेरी बेटी तुमसे मिलने आई और वो ये कहकर चला जाता है। माइक को वो लड़की उसके पिता के साथ फिर से दिखाई देती है पर तुरंत ही रेत में कहीं गायब हो जाती है। माइक को दोबारा हेलुसिनेशन आने लगते हैं। वो अपने फादर को देखता है जो माइक की मोम को पीटा करते थे और माइक बेचारा बस देखा करता था। वो अपनी बीमार माँ को भी देखता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए कुछ खूबसूरत लम्हों को याद करता है। तभी रेडियो पर आवाज आती है कि रेस्क्यू टीम तुम तक पहुंच रही है और तुम्हें अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बतानी होगी। वो अपनी फ्लेयर गन निकालता है पर जैसे ही वो उसे चलाने वाला था कुछ टेररिस्ट उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। गोलियों के कारण वहाँ कुछ लैंड माइन एक्सप्लोड हो जाते हैं जिसके कारण माइक की फ्लेयर गन उसके हाथ से छूटकर दूर चली जाती है। माइक भी जवाब में गोलियां चलाने लगता है पर वो बहुत कमजोर हो गया था। उसकी गर्लफ्रेंड की यादें उसे जिंदा रहने के लिए मोटिवेट करती है। तभी माइक अपने सामने रेत पर गोलियां चलाने लगता है जिससे लैंड माइन में विस्फोट होता है और उसके सामने रेत उड़ने लगती है जिसका फायदा उठाकर वो अपनी स्नाइपर उठाता है और दोनों टेररिस्ट को मार गिराता है। रेस्क्यू टीम वहाँ से गुजर रही होती है और माइक की फ्लेयर गन अब भी उससे दूर पड़ी होती है। माइक उस आदमी की बात को याद करता है कि तुम्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। माइक हिम्मत करके एक पैर आगे बढ़ाता है और वहाँ कोई एक्सप्लोजन नहीं होता। उसे पता चलता है जिसे वो लैंड माइन समझ रहा था वो एक टीन का डिब्बा था जो उस आदमी या उसकी बेटी ने लैंड माइन के बदले रखा होगा। माइक सोचता है उसे उस आदमी के मुताबिक आगे बढ़ते
करते रहना चाहिए था और वो ऐसा करना भी चाहता था, पर उसे एक चीज जो ऐसा करने से रोक रही थी वो था उसका डर। माइक अपने आप को जिंदा पाकर चैन की सांस लेता है। हालांकि उसको गोली लगी है और उसकी हालत बहुत खराब है। वो फूट फूट कर रोने लगता है। अब उसे यकीन है कि अब उसे यहाँ से जिंदा बचा लिया जाएगा। वो अपनी फ्लेयर गन उठाता है और शूट करता है। इसके तुरंत बाद वो जमीन पर गिर जाता है। रेस्क्यू टीम उसे ढूंढ लेती है और वहाँ से वापस ले आती है। घर आते टाइम एयरपोर्ट पर जैनी आंखों में आंसू लिए उसका इंतजार कर रही होती है। माइक उसे हक करने से पहले अपने एक घुटने पर बैठता है, जैसे वो उस रेगिस्तान में 52 घंटों से बैठा हुआ था, और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और उसे बोलता है वो उसे लाइफ में कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।